जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1, इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग इसका क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। आज इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव और फुल स्टोरी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके फुल स्टोरी वीडियो और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। दोस्तों ये एक बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। इस वर्ष में हम लोग नए अंदाज में बताएंगे जो डायरेक्ट आपके दिमागों में जाएगा, आपके डायरेक्ट माइंड में घुसेगा। ये बहुत ही अच्छा सेशन है। इसमें से आपका 8 से 9 अंक का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। यूरोप में राष्ट्रवाद से 8 या 9 नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका इस वीडियो से 8 या 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर से कीजिएगा। इस क्लास को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, जिसका आप सभी के दोस्त भी इस सेशन का हेल्पफुल ले सके। जो हम लोग का 450 ड्रीम है उसको भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। 450 का जो ड्रीम है इसे भूलना नहीं है। हमको 450 इस पर 2026 बोर्ड में लाना है, कैसे भी करके 450 नंबर लाना है, 450 प्लस नंबर। आइए तब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपको फ्री में PDF नोट्स कैसे मिलेगा। बिल्कुल फ्री में PDF नोट्स आपको दिया जाता है हमारी तरफ से। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको PDF नोट्स कैसे मिलेगा फ्री में। आइए दोस्तों, देखिए प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रियल एजुकेशन क्लास 10th। ये सबसे बेहतरीन चैनल है जिस पर टारगेट आपको 450 का मिलेगा बैच, और फॉर क्लास 10th के लिए ये अवेलेबल है। देखिए कोर्स फीचर्स के बारे में बता देते हैं हम आपको। अरे बच्चों, कोर्स ये फीचर्स देखिए, लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास PDF, डाउट क्लास, PDF नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट का आपका तैयारी होता है। ये कुल 8 हुए हैं, ठीक है ना। ये कुल 8 हुए और एक दो कम से कम आपको और मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के टाइम। आपको 1-2 और मिलेंगे तो 9-10 आपका कोर्स फीचर्स है। इससे ज़्यादा फीचर्स आपको कहीं देखने को और नहीं मिल सकता। 9-10 फीचर्स बहुत होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आइए, ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट बुक कौन सा है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का है। सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये बाई किसके द्वारा कराया जाएगा, रियल एजुकेशन क्लास 10th के द्वारा कराया जाएगा आपको। देखिए प्यारे बच्चों, नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पे 85 398 71 728 पे कॉल या व्हाट्सअप करके बोलिएगा कि सर हमको PDF नोट्स चाहिए, हम आपको फ्री में PDF नोट्स देंगे। प्यारे बच्चों आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। इसका उत्तर देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, इसका उत्तर सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना और विकास करना। दूसरे अर्थ में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का मतलब सिंपल भाषा में अपने देश के प्रति, अपने जो भी देश है ना, जैसे ये मानिए एक अपना देश हो गया, मानिए इंडिया का मैप मानिए हो गया, ठीक है ना। इसके प्रति प्यार होना, भावना लगाना, इसके प्रति दयालुतापूर्वक भौगोलिक सांस्कृतिक कार्य करना और समाज में एकता का परिवहन करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ये लिखा भी क्या है, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद अपने प्रति सोच, लगाव, भावना और विकास करना। और दूसरे अर्थ में एक ऐसी भावना है राष्ट्रवाद जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति रहने वाले लोगों के बीच एकता प्रदान करती है। यह हमें क्या प्रदान करती है, एकता की, हमें एक साथ रहना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या आपका 2 है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए थे, किस तरह मिले हुए थे। आइए इसका आंसर उत्तर जानते हैं। यूरोप में राष्ट्रीय की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए दोस्तों,
जब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का भावना हो रहे थे, उस टाइम नेपोलियन के जो आक्रमणों थे, मतलब नेपोलियन के जो मतलब सेना थे, उन्होंने बहुत ही योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीति को अभित्यागवर्णीय परिवेश से बाहर कर अखबारों उसे अखबारों सड़कों और साधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों ने नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग संदेश पहुंचा। यूरोप नेपोलियन का अभियानों द्वारा क्या नवयुग का संदेश पहुंचा, मैसेज मतलब संदेश पहुंचा, ठीक है ना। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। उसे भौगोलिक से बाहर कर वास्तविक मतलब वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा क्या प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों का कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी हो गया जगह। प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। 1830 के जुलाई क्रांति का फ्रांस पर प्रकाश डाले। 1830 में जो जुलाई में हुआ था, जुलाई 1830 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, उस पर प्रकाश डालना, उसे बताना है कि उसमें क्या क्या हुआ था। आइए इसका उत्तर जानते हैं। 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया था। देखिए 1830 जो जुलाई में क्रांति हुआ था, उसमें निरंकुश राजशाही का क्या था, शासन था उस टाइम। इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया था। फ्रांस में उत्तरदायी मध्य वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ा दिया गया। राजनीतिक महत्व को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, आइए जानते हैं। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप्स क्या हुआ, फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्गीय मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो को क्या किया, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिवादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, कोई भी सही कार्यक्रम नहीं था, और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश के भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। उसके शासन में क्या हो गई थी, लोगों को भूखमरी की और बेरोजगारी की बहुत जरूरी पड़ने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी। जब वहाँ पे विशाल भोजन का एक आयोग बनाया गया, तो क्या किए राजा साहब ने, राजा क्या किया, वहाँ पे रोक लगा दिया कि नहीं, ये भोजन नहीं होगा। अतः पेरिस के विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकालने गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। 1848 ईस्वी क्रांति क्या हो गई, इसी से आरंभ हो गई। प्रश्न संख्या 5 है। 1830 और 1848 की क्रांतियों का सामान्य विशेषता क्या थी। 1830 में और जो 1848 में क्रांति हुई थी, उसकी विशेषता क्या थी, पूछ रहे हैं। आइए तब जानते हैं इसका उत्तर। पहले नंबर है, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। सभी क्रांतिकारी क्या चाहते थे, प्रतिक्रियावादी और निरंकुश की शासन की समाप्ति, मैंने खत्म हो जाने की सोच रहे थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे।
दोनों क्रांतियों की एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि राजतंत्र और नागरिक अधिकारों को सुरक्षा मुक्त मुख्य मुद्दा था। सुरक्षा मुक्त और मुख्य सुरक्षा था। प्रश्न संख्या 6 है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करता है, इसका उत्तर जानते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? सबसे ज्यादा बिस्मार्क की भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। वह क्या विख्यात मतलब प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया था। फ्रैंकफर्ट के जो संधि हुए थे उसमें भी ये क्या लिए थे? भाग लिए थे। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। सन 1862 में वो प्रसा के चांसलर भी बने। बिस्मार्क क्या था? प्रसा का चांसलर भी था। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति शुद्धत की पश्चात उसने डेनमार्क 1862 ऑस्ट्रिया डेनमार्क को 1862 में और ऑस्ट्रिया को सन 1866 में सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडोन का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। यही मतलब ये क्रांतिकारी कर करके जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का विकास किया। प्रश्न संख्या 7 है, लौ और रक्त की नीति क्या थी? लौ और रक्त की नीति। उत्तर है इसका, लौ और रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश की एकीकरण करना चाहता था। प्रश्न संख्या 8 है, मेटरनिक कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात हुआ? पूछा मेटरनिक कौन था और वह यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात हुआ, शामिल हुआ? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेश का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने पर समर्थक था। वो कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की थी उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात हो गया। प्रश्न संख्या 9 है, मेटरनिक युग क्या है? उत्तर जानते हैं। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत। देखिए मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्र का गणतंत्र का विरोधी था। क्या था? विरोधी था। सन 1848 की क्रांति के बाद मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। सन 1848 ईस्वी के बाद क्या हो गई थी? मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई थी। प्रश्न संख्या 10, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? इसका उत्तर देखिए, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न संख्या 11, जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? आर्थिक एकीकरण पूछ रहा है, ठीक है ना। जर्मनी एकीकरण से पहले, राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? आइए इसका उत्तर जानते हैं। 1815 से लेकर 1848 के मध्य जर्मनी एवं औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रचार हुआ। सन 1834 में प्रसा की पहल पर जलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मन का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। प्रश्न संख्या 12, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? आइए इसका उत्तर जानते हैं। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग
300 छोटे बड़े राज्य, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, महा सामाजिक तथा धार्मिक धार्मिक विषमताएं। 3 नंबर है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। 4 का है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये 4 ही नंबर, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ये 4 विशेषताएं थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूल की संक्षिप्त परिचय दें। इसका उत्तर देखिए, काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। काबूल को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सर्डिनिया के राजा विक्टर एमेनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। वो विक्टर के एमेनुअल का क्या मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना था। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सर्डिनिया की स्थिति सृजित की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? 1800 पराजित पर काबूल को लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। प्रश्न संख्या 14 गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी कौन था और उसके इटली के एकीकरण में क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवक की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। क्या अनुमति नहीं दी? चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है ऑगस्ट रेनन की राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? उत्तर, फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन की राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्र की एक बड़ी और व्यापक एकता है। प्रश्न संख्या 17 है वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्जागरण हुई थी? वियना कांग्रेस में 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की, यहाँ पे बूढ़े नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे पूर्व राजवंश की क्या हुई थी? पुनः स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 18 हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत के योगदान का वर्णन करें। हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक ने किया। कोसत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने गर्वहीन समाज का मतलब क्लासेस सोसाइटी के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध
लगा दिया गया। कोसुत ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। प्रश्न संख्या 19 से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? आइए इसका उत्तर जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति आरंभ में होने वाले साथ ही क्रांतियों के राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्र ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। जो नया झंडा जो अपनाया गया था उसका क्या था? तिरंगा था, भारतीय तिरंगा। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को एक प्रोत्साहित किया गया। क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। प्रश्न संख्या 20 है। वियना कांग्रेस की एक उपलब्धियां क्या है? उत्तर जानते हैं। वियना सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्जागरण का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंप दी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीति परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। क्या किया गया? बहाल किया गया। प्रश्न संख्या 21 है। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका? ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। हमारे साथ साथ आप इसको नोट करते चलिएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष मिलेगा। आइए तब इसका आंसर जानते हैं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। 1830 के बाद क्या हो गया था? इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली की एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? इन आंदोलनों को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मन में राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने चांसलर द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का बाधक था। दोनों देशों में ऑस्ट्रिया का क्या था? वो बाधक था। प्रश्न संख्या 22 है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क में कौन सी नीति अपनाई? बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? इसका उत्तर देखते हैं। प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपनाया प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सिद्ध हो गई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। जर्मन राज्य का क्या हो गया? उदय हो गया।
प्रश्न संख्या 23 है, विलियम प्रथम एक बगैर जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम प्रथम प्रूसिया का राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित कर बिना जर्मन का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में महान महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रूसिया के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। प्रश्न संख्या 24 है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिवारों का उल्लेख करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणराज्य की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु इस स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। प्रश्न संख्या 25 से, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर जानते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि जो उसके संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्मन का राज्य का राष्ट्र का निर्माण का योजना बनाया गया था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाया था, जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रूसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी के एकीकरण पूर्ण नहीं हो सका। प्यारे बच्चों, ये आपका ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें शायद 25 है ना, जिसमें कुल 25 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने थे? 25। जो इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 देखने को मिल जाएगा, मतलब 5-6 नंबर का आपका इसमें से इस चैप्टर से सिर्फ सब्जेक्टिव आएगा, 5-6 नंबर का, और 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव। लगभग कोई 8-10 नंबर का इससे क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। आप एक चैप्टर पढ़ लिए, आपका 10 नंबर क्लियर हो गया। प्यारे बच्चे, देखिए हम वही पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, और 450 प्लस लाने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। साल भर मेहनत करना है हम लोग को अच्छे से। सिलेबस तो हम 6 मंथ में ख़त्म कर देंगे आप लोग का। 6 मंथ में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और 6 मंथ हम लोग के एग्ज़ाम की तैयारी करना है बेस्ट तरीके से। प्यारे बच्चों, आप अगर इस वीडियो अभी तक इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं हमारे, कि प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है ना। वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, और फुल स्टोरी का भी, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले फुल स्टोरी वीडियो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद से आप इसको देखिएगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा 8-10 नंबर जो भी है क्लियर हो जाए। और आप इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, फ्रेंड्स सबके पास भी शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।